जय मां भारती। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए साउसर आर्ट्स कोचिंग क्लासेस पर से अर्थशास्त्र के सभी चैप्टरों की श्रृंखला। मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी प्रश्न, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड क्लास हो, छूटेगा नहीं। इन चैप्टरों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको पूरे चैप्टर से हर प्रश्न याद हो जाएंगे। मेरे इन प्रश्नों पाठों को याद करने के लिए, चैप्टरों को याद करने के लिए प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, ओपन कीजिएगा, तो अर्थशास्त्र के सभी आपको चैप्टर लाइन से मिल जाएंगे। मेरा जब वीडियो देखें, आप बीच में स्किप ना करें, पूरा समझें, पूरा जानें, जब ही आप लोगों को ये पूरा पाठ समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं आपको पुनः हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज हम लोग लेके आए हैं मांग मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि मांग किसे कहते हैं, मांग की प्रभावित करने वाले कारक, अन्य चीजें मैंने बताई थी। आज मैं कुछ प्रश्न इस प्रकार के बताऊंगा जो कि अधिकतर सीबीएसई और एमपी बोर्ड में और अधिकतर बोर्डों में पूछे गए हैं। बहुत ट्रिक के बारे में समझाऊंगा जिससे कि आपको बहुत जल्दी याद होगा। मेरे इस पाठों को, चैप्टरों को प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल साउसर आर्ट्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर रह गए हैं, जल्द ही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आऊंगा। तो आज हम चालू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मांग। इसमें हमारे प्रश्न जो क्लियर होंगे वो होंगे मांग का नियम सचित्र समझाइए। अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हम हल करेंगे, मांग के नियम को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और समझने में आना भी चाहिए हमको। अगला आएगा मांग की लोच। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अगला प्रश्न बनेगा आपका मांग का नियम और मांग की लोच में अंतर, ये पूछा जाता है कई बार, जो आपको अंक देके जाएगा। ऐसे प्रश्न पढ़ाऊंगा मैं ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटे नहीं, एक भी प्रश्न छूटे नहीं। मांग के नियम लागू होने के कारणों को समझाऊंगा मैं। तो हम सीरियल बाय सीरियल हर चैप्टर को समझेंगे, हर पार्ट को समझेंगे, हर टॉपिक को समझेंगे। आज का टॉपिक है हमारा मांग का नियम। मांग का नियम किसे कहते हैं, मैं आपको इसका फोटो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप प्राप्त कर लेना ताकि आपको ये बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मांग का नियम सचित्र पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, आलेख तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम दो लाइनें खींचेंगे इस प्रकार की, इसको नाम देंगे ओ एक्स वाई। इसके बाद हम लोग तीन उत्तर देंगे, Q1 Q2 तीन लाइन बनाएंगे हम लोग, प्रिंट रख देंगे। इसके बाद P2 P और P1 इस प्रकार की लाइनें बनाने के बाद इनका ग्राफ तैयार करेंगे। इस प्रकार से ये मांग के नियम का ग्राफ आपका तैयार होगा। मांग का नियम जब हम याद करते हैं तो जैसे मुख्य रूप से इसकी व्याख्या करनी होती है। तो एक साइड इसमें वस्तु की मात्रा दी, वस्तु की कीमत दी गई है और एक साइड इसमें मांग की मात्रा दी गई है। जब वस्तु की कीमत जब कम ज्यादा होती है तो मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, वही इसे मांग के नियम पर हमें दर्शाना है। तो ये कीमत पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, कीमत पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। इसे हम बात करते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मान लीजिए आपकी शुरुआत में P और Q है, तो आपकी मांग उस समय होगी OQ। क्या होगी आपकी मांग? OQ। अगर अब क्या किया जाए, जो उत्पादक है उसने क्या करा, अपनी वस्तु की कीमत को घटा दिया, क्योंकि उसकी वस्तु हो सकता है बिक्री नहीं है, कुछ भी कारण हुआ, उसने अपनी वस्तु की कीमत रख दी P1 Q1, तो आपकी मांग P1 Q1 से क्या हो जाएगी, OQ1, मतलब OQ1 बढ़ जाएगी। आपकी कीमत घटी तो मांग बढ़ेगी, OQ1 हो जाएगी। अब क्या हुआ, आपकी मांग बढ़ गई है ना। अब आपने क्या करा, आपकी कीमत को बढ़ा दिया, आपने कीमत को कर दिया आपकी Q2 और P2 कर दिया आपने, घटक कर दिया आपने, यहाँ कर दी। अब यहाँ करने के पश्चात आपकी मांग क्या हो जाएगी, केवल रह जाएगी OQ2, मतलब कम हो जाएगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब कीमत घटती है तो क्या होता है, मांग बढ़ती है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ये आपका मांग का नियम हुआ। ये मांग के नियम को मैंने समझाया। ये मांग का नियम इस प्रकार से लिखोगे तो आपके 5 नंबर या 4 नंबर कहीं नहीं गए। अगला प्रश्न बनता है मांग की कीमत, मांग की लोच। मांग की लोच किसे कहते हैं? लोच जानते हो आप, लोच मतलब इलास्टिक, जिसको हम दबाते हैं वापस पहुंच जाता है। तो मांग की लोच का होता है लोच का मात्रा का कम या ज्यादा होना। मांग की मात्रा का कम ज्यादा होना ही मांग की लोच कहलाता है।
अब मांग की लोच तीन प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच की बात करें हम तो कीमत लोच से अर्थ कीमत से मतलब पड़ रहा है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग में क्या परिवर्तन होगा, मांग की दर में क्या परिवर्तन होगा, वही मांग की कीमत लोच कहलाती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इसको ज्ञात करने का सूत्र है मांग की कीमत लोच। लिख सकते हैं आप सूत्र चाहे तो, बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग के अनुपात, मांग की मात्रा में परिवर्तन हुए, कीमत की मात्रा में परिवर्तन का भाग देने पर हमें मांग की कीमत लोच प्राप्त होती है। इसी प्रकार मांग की आय लोच, तो मांग की आय लोच का मतलब संबंध किससे है, उपभोक्ता की आय से है। उपभोक्ता की आय वाली कीमत वही रही, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुए, घट ज्यादा हुआ, कम ज्यादा हुआ, इससे वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हुआ उसको बोलेंगे मांग की आय लोच। इसको ज्ञात करने का सूत्र है, वो वही सूत्र है वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। ये अनुपातिक परिवर्तन हमको हर जगह लेके चलना है। आय में अनुपातिक परिवर्तन, इसका भाग देंगे तो वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से मांग की आय लोच प्राप्त होगी। अगला आता है मांग की आड़ी लोच। आड़ी का अर्थ होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन होना, प्रतिस्थापन या फिर स्थानापन्न वस्तु में बदलाव उत्पन्न होना, पूरक वस्तु में परिवर्तन। जैसे एक वस्तु की कीमत को कम ज्यादा करते हैं तो दूसरी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है या मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक वस्तु की कीमत को हम कम ज्यादा करते हैं, दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, उसको जब ज्ञात करने से बोलते हैं मांग की आड़ी लोच। इसका सूत्र है एक वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा वाय वस्तु की कीमत की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। क्योंकि किसी वस्तु की कीमत को हम कम ज्यादा करेंगे तो उसकी संबंधित वस्तु की मांग में क्या होगा, ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा, वो कम ज्यादा होगी। अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से, तो ये होते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। मतलब व्यक्ति को स्थानापन्न वस्तुएं, किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो उसकी मांग की लोच में काफी परिवर्तन होगा दूसरी वस्तु में। दूसरा व्यय, किसी वस्तु में खर्च के अनुसार किसी में ज्यादा खर्च हो रहा है तो उसमें भी मांग की लोच का प्रभाव पड़ता है। वस्तु का स्वभाव ही मांग की लोच को प्रभावित करता है। वस्तु चाहे टिकाऊ है तो उसकी लोच धीमी होगी, जिसकी वस्तु की मांग अधिक मात्रा में होती है, इस वस्तु की मांग अधिक मात्रा उसकी वस्तु का स्वभाव बदलता है। उपभोग की स्थिति भी, वस्तु के उपभोग की स्थिति भी मांग को प्रभावित करती है। जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं तो उनकी मांग की लोच अधिक होगी। बात करते हैं हम अन्य विकल्प भी होते हैं जिससे कि मांग की लोच में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे आने वाले समय में किसी वस्तु का भाव बढ़ने वाला है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी और किसी वस्तु का भाव घटने वाला है तो उसकी मांग घट जाएगी। इस प्रकार से मांग की लोच में परिवर्तन होते जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, मांग की कीमत लोच, कीमत का प्रभाव पड़ता है, मांग की आय लोच, आय का प्रभाव पड़ता है, मांग की आड़ी लोच, एक वस्तु की दूसरे वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है। मांग का नियम, मांग की लोच में क्या अंतर है ये देखेंगे हम लोग। तो मांग के नियम और मांग की कीमत में, मांग का नियम मांग की लोच में केवल दो ही अंतर देखने को आते हैं। पहला अंतर होता है कीमत में परिवर्तन से मांग में विपरीत संबंध होता है। जैसे कीमत बदलती है तो मांग में विपरीत संबंध, मांग में परिवर्तन होता है। कीमत ज्यादा करोगे तो मांग कम होगी, कीमत कम करोगे तो मांग बढ़ेगी। जबकि मांग की लोच में क्या होता है, कीमत और मांग में जिस दर से परिवर्तन होता है उस प्रकार से मांग की लोच में परिवर्तन होता है। जैसे कीमत अधिक घटाई तो मांग अधिक बढ़ी, कीमत कम घटाई तो मांग कम बढ़ी। इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं मांग में जिस दर से परिवर्तन होता है मांग की लोच में होता है। यह परिवर्तन मांग का नियम होता है, परिवर्तन की दिशा को बताता है किस दर में परिवर्तन हो रहा है। देखिए मांग की कीमत लोच में, मांग की लोच में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन मांग में हो रहा है वो दशा को बताने का प्रयास करता है। ये मांग का नियम और मांग की लोच में अंतर है। इसमें केवल कीमत और मांग में संबंध होता है, इसमें कीमत और मांग में जिस दर से परिवर्तन हो रहा है उस दर से परिवर्तन होता है। अब मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है। नंबर एक, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम पहला आता है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम मतलब जिस वस्तु में कम पैसा खर्च हो रहा है उस वस्तु को अधिक बनाया जाता है, मार्केट अधिक बेचा जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा आता है मूल्य या कीमत का प्रभाव, किसी वस्तु पर मूल्य व कीमत का प्रभाव भी पड़ता है। उसका मूल्य कम करेंगे उसकी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, उसका मूल्य ज्यादा करोगे उसकी मांग कम हो जाएगी। आय का प्रभाव वही बढ़ के आए हम लोग, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय बढ़ती है कीमत वही रहती है तो मांग बढ़ जाएगी। उपभोक्ता की आय कम होती है
कीमत बढ़ेगी तो आय में मांग में कमी हो जाएगी। प्रतिस्थापन का प्रभाव, एक वस्तु दूसरे स्थान का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। असंतुष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति, ये भी मांग के नियम लागू होता है। असंतुष्ट मतलब कोई भी चीजें हुई, मान सोना चांदी की जवाहरात हुए, इनके भाव कम कर दिए जाते हैं तो गरीब व्यक्ति भी इन चीजों को लेने के लिए पहुंच जाता है और लेने को तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं असंतुष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति। मैंने आपको ये आज मांग के नियम, मांग का नियम सचित्र समझाइए ये समझाया, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है ये बताया, मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर होता है ये समझाया, मांग का नियम लागू होने के कारणों को बताया। अगले चैप्टर में मैं पुनः आपके लिए अच्छे से जानकारी लेके आऊंगा। इसी प्रकार मेरे चैनल को याद करने के लिए आप लोग इसको निरंतर देखते रहिए। जय हिंद, जय मां भारत।